हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल मॉक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 47 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये जो मॉक सीरीज़ है ये आपको डेली प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी ये मॉक सीरीज़ इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। इस सीरीज़ में हमारे द्वारा करंट के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं, ताकि करंट अफेयर्स भी आपके इसी मॉक सीरीज़ से ही कवर हो जाएं। तो चलिए आज की इस मॉक सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.6 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा की है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा की है? ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली में 28 जनवरी से लेकर 26 फरवरी 2023 के बीच एक महीने का दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल मनाया जाएगा, और इस फेस्टिवल में कई चीज़ों पर लोगों को भारी डिस्काउंट मिलेगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यह भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल होगा, और अगले कुछ सालों में इसे दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल बनाया जाएगा। और इस फेस्टिवल में दिल्ली और इसकी संस्कृति का लोगों को अनुभव कराने के लिए भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों से लोगों को बुलाया जाएगा, और इसमें पूरी दिल्ली को सजाया जाएगा और प्रदर्शनियां भी आयोजित होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता राज्य कौन बना है? तो देखिए, हाल ही में जारी स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता राज्य बना है गुजरात राज्य। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता को लेकर राज्यों की रैंकिंग के तीसरे संस्करण के परिणाम जारी किए गए हैं। यानी कि जो ये संस्करण है, ये कौन सा संस्करण है? तीसरा ये संस्करण है। और इससे पहले वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की गई थी। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की गई, जो बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान यानी कि BRAP रिपोर्ट 2020 पर आधारित है, और राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के लिए तीसरे एडिशन में गुजरात और कर्नाटक, एक तो आपका गुजरात दूसरा कर्नाटक ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। ये ध्यान रखेंगे, राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के तीसरे एडिशन में गुजरात और कर्नाटक ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। और इसके बाद मेघालय ने पूर्वोत्तर राज्यों में टॉप स्थान हासिल किया है। और इस सर्वे के दूसरे एडिशन में, जो कि 2020 में आयोजित हुआ था, उसमें भी गुजरात ने, इसमें भी 2020 में भी गुजरात जो है ये सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बना था। और भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया पहल में नवाचार को बढ़ावा देने और नवोदित उद्यमियों को अवसर प्रदान करने के लिए देश में एक मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने की कल्पना की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और
आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग 2018 से राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग अभ्यास का आयोजन कर रहा है। कब से कर रहा है? वर्ष 2018 से कर रहा है। ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग जो है ये वर्ष 2018 से राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग अभ्यास का आयोजन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने महिला एवं पुरुष क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की है? कौन सा ऐसा देश है जिसने महिला एवं पुरुष क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की है? तो ये देश है आपका न्यूजीलैंड देश, जिसने हाल ही में महिला एवं पुरुष क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड जो है तो इसने खिलाड़ियों के लिए ना कोई कम और ना ही कोई ज़्यादा वाली पॉलिसी अपना ली है और बोर्ड ने पुरुष और महिला खिलाड़ियों को समान वेतन देने का ऐलान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्वारखा गुफा चमोली के किस गांव में स्थित है? देखिए, ग्वारखा गुफा जो है ये चमोली के किस गांव में स्थित है? ये है आपके डुंगरी गांव में, चमोली के डुंगरी गांव में स्थित है ग्वारखा गुफा। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ग्वारखा गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है आपका ग्वारखा गुफा और यहाँ से मानव, भेड़, बारहसिंगा के 41 रंगीन चित्र मिले हैं और इस गुफा को पुरातत्वविदों के नजरों में लाने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है? इस गुफा को पुरातत्वविदों के नजरों में लाने का श्रेय दिया जाता है राकेश भट्ट को इसका श्रेय दिया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदिगुरु शंकराचार्य ने पूरे भारत में कितने मठों की स्थापना की? तो देखिए, जो आदिगुरु शंकराचार्य थे इन्होंने पूरे भारत में कितने मठों की स्थापना की? 4 मठों की इन्होंने स्थापना की। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, आदिगुरु शंकराचार्य ने पूरे भारत में 4 मठों की स्थापना की और ये 4 मठ कौन कौन से हैं? ये 4 मठ हैं। देखिए, एक है आपका ज्योतिर्मठ, दूसरा है आपका पुरी मठ, तीसरा है श्रृंगेरी मठ और चौथा है आपका द्वारिका मठ। तो पूरे भारत में इन 4 मठों की स्थापना किसके द्वारा की गई? आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा की गई थी। देखिए, आदि गुरु शंकराचार्य, इनके जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ? आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म जो है ये केरल राज्य के कलाड़ी में हुआ था। इनका जन्म केरल राज्य के कलाड़ी में हुआ था और ये अद्वैतवाद के दार्शनिक थे। आदिगुरु शंकराचार्य ने 820 ईस्वी में आदिगुरु शंकराचार्य ने 820 ईस्वी में केदारनाथ में देह त्यागा और उस समय इनकी आयु कितनी थी? उस समय इनकी आयु मात्र 32 वर्ष की थी। तो ये ध्यान रखेंगे, मात्र 32 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना देह त्याग दिया था। आदिगुरु शंकराचार्य के गुरु कौन थे? ये भी आयोग द्वारा पूछा जा सकता है, तो नोट कर लीजिएगा। आदिगुरु शंकराचार्य जो थे इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे गोविंद स्वामी जी इनके गुरु थे, आदिगुरु शंकराचार्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरी गंगा नहर का डिजाइन किसके द्वारा बनाया गया था? देखिए, ऊपरी गंगा नहर जो थी आपके इसका डिजाइन किसके द्वारा बनाया गया था? इसका डिजाइन बनाया गया था प्रोबिक कोटले के द्वारा। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए, प्रोबिक कोटले के द्वारा इसका डिजाइन बनाया गया था और प्रोबिक कोटले को आधुनिक भारत का भगीरथ या उत्तराखंड का भगीरथ भी कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे क्योंकि ऊपरी गंगा नहर का इन्होंने डिज़ाइन किया था और ऊपरी गंगा नहर का निर्माण वर्ष 1842 ईस्वी से लेकर 1854 ईस्वी के बीच हुआ और यह राज्य की सबसे पुरानी नहर है। तो ये ध्यान रखेंगे, राज्य की सबसे पुरानी नहर है ऊपरी गंगा नहर। और ऊपरी गंगा नहर कहाँ से कहाँ तक निकाली गई है? यह नहर हरिद्वार से कानपुर तक निकाली गई है।
ये ध्यान रखेंगे। और प्रॉबिक कोटले को उत्तराखंड का भगीरथ या फिर आधुनिक भारत का भगीरथ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जैसे भगीरथ जो थे वो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लेके आए थे, उसी तरह जो प्रॉबिक कोटले हैं इन्होंने ऊपरी गंगा नहर को हरिद्वार से कानपुर तक निकाला था, हरिद्वार से कानपुर तक लेके गए थे। इसका पूरा डिज़ाइन इन्होंने ही किया था, तो इसलिए इनको आधुनिक भारत का भगीरथ या फिर उत्तराखंड का भगीरथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता हेतु राज्य का पहला संगठन कौन सा था? देखिए, सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता हेतु राज्य का पहला जो संगठन था, ये संगठन कौन सा था? ये था आपका डिबेटिंग क्लब। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, वर्ष 1870 की अगर हम बात करें तो वर्ष 1870 ईस्वी में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई। अगर आपसे पूछा जाए कि अल्मोड़ा में कहाँ पर की गई डिबेटिंग क्लब की स्थापना, तो पहला पॉइंट हो गया आपका अल्मोड़ा में की गई। और सेकंड पॉइंट है कब इसकी स्थापना की गई, तो इसकी स्थापना वर्ष 1870 ईस्वी में की गई थी। और डिबेटिंग क्लब की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? डिबेटिंग क्लब की स्थापना किसकी अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई, ये भी पूछा जा सकता है। तो भीम सिंह की अध्यक्षता में, भीम सिंह की अध्यक्षता में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई थी। और बात करें प्रेम सभा की, तो प्रेम सभा की स्थापना कब हुई? वर्ष 1914 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। कहाँ पर? काशीपुर में, काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना हुई। और बात करें हैप्पी क्लब की, तो हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई? वर्ष 1903 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। और किसके द्वारा? गोविंद वल्लभ पंत जी के द्वारा, गोविंद वल्लभ पंत जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और बात करें हितकारिणी सभा की, तो हितकारिणी सभा जो है इसकी स्थापना वर्ष 1901 ईस्वी में की गई। और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? तारा दत्त गैरोला, तारा दत्त गैरोला के द्वारा हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। तो ये सारे भी पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गंगा जल विक्रय पर कर आरोपित करने वाला पंवार शासक था। देखिए, गंगा जल विक्रय पर कर आरोपित करने वाला जो पंवार शासक था, ये कौन था? ये था भवानी शाह। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, भवानी शाह जो था ये एक साधु प्रवृत्ति का नरेश था। ये ध्यान रखेंगे, एक साधु प्रवृत्ति का ये नरेश था। और इसका कार्यकाल 1859 से लेकर 1871 तक रहा। और भवानी शाह ने देवप्रयाग में, कहाँ पर? देवप्रयाग में भवानी शाह ने एक संस्कृत पाठशाला बनवाई थी। एक संस्कृत पाठशाला जो है ये किसने बनवाई थी? ये बनाई थी भवानी शाह ने बनवाई थी। तो ये ध्यान रखेंगे। और गंगा जल विक्रय पर कर आरोपित करने वाला जो पंवार शासक था, ये कौन था? ये भवानी शाह था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में नहीं है? देखिए, कौन सा दर्रा जो है जो कि उत्तराखंड में नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, उत्तराखंड में स्थित नहीं है कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जोजिला, या फिर इसको जोजी दर्रा भी कहा जाता है, जोजी दर्रा भी इसको कहा जाता है। तो जोजिला दर्रा या फिर जोजी दर्रा ये हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। जोजिला एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो भारतीय लद्दाख क्षेत्र की हिमालय में स्थित है। लद्दाख क्षेत्र के ये हिमालय में स्थित है। और बात करें नीति और माणा, नीति और माणा जो दर्रा है ये आपके किस जनपद में है? उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपद में स्थित है। और थांगला दर्रा जो है ये आपके कहाँ पर स्थित है? यह दर्रा, थांगला दर्रा जो है ये आपके उत्तरकाशी व तिब्बत, उत्तरकाशी व तिब्बत के बीच स्थित है। यानी कि उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाला ये दर्रा है थांगला दर्रा। तो थांगला दर्रा उत्तरकाशी व तिब्बत के बीच एक संकरा मार्ग है। और थांगला दर्रा 6079 की ऊंचाई पर स्थित है, ये ध्यान रखेंगे। थांगला दर्रा जो है ये कितनी हाइट पर स्थित है? 6079 तो इसकी हाइट है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका,
काशीपुर नगर की स्थापना कब हुई थी? देखिए काशीपुर जो नगर है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1639 ईस्वी में काशीपुर नगर की स्थापना हुई। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बद्रीदत्त पांडे के अनुसार बात करें तो बद्रीदत्त पांडे के अनुसार काशीपुर की स्थापना 1639 ईस्वी में हुई थी और काशीपुर उधम सिंह नगर किस जनपद में स्थित है? उधम सिंह नगर जनपद में ये स्थित है आपका काशीपुर। और पुराना नाम क्या है, क्या था इसका काशीपुर का? गोविषाण। गोविषाण इसका पुराना नाम था। और काशीपुर को उज्जैनी नगरी भी कहा जाता है और चंद राजाओं के लाट अधिकारी काशीनाथ के द्वारा इसको बसाया गया था। कई बार बताया है मैंने, काशी नाथ जो थे, कौन थे? काशीनाथ कौन थे? चंद राजाओं के लाट अधिकारी थे काशीनाथ। तो इन्हीं काशीनाथ के द्वारा काशीपुर बसाया गया था। और काशीपुर क्षेत्र किस नदी के तट पर बसा हुआ है? यह तराई क्षेत्र ढेला नदी के तट पर बसा हुआ है। और वर्ष 1872 ईस्वी में काशीपुर नगर पालिका बनी थी। तो ये ध्यान रखिए, काशीपुर नगर पालिका कब बनी थी? 1872 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो बताना है आपको भारत की ऐसी कौन सी नदी है इनमें से जो कि डेल्टा नहीं बनाती है। तो देखिए ये नदी कौन सी है? ये नदी है आपकी ताप्ती नदी, जो कि डेल्टा नहीं बनाती है। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ताप्ती पश्चिम भारत की प्रसिद्ध नदी है। पश्चिम भारत की ये प्रसिद्ध नदी है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। और यह मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलकर सतपुड़ा पर्वत प्रक्षेपों यानी कि माउंटेन प्रोजेक्शन के मध्य से पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं सूरत के मैदान को पार करती है और गुजरात स्थित खंबात की खाड़ी अरब सागर में ये नदी गिरती है। और इस नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मुल्ताई। जो मुल्ताई क्षेत्र है, तो मुल्ताई इसका उद्गम स्थल है, ये ध्यान रखेंगे। और यह नदी पूर्व से ये नदी पश्चिम की ओर लगभग 740 किलोमीटर दूरी तक बहती है और सूरत बंदरगाह जो है ये इसी नदी के मुहाने पर स्थित है। पूछा जाए आपसे कि आपका जो सूरत बंदरगाह है, सूरत पोर्ट या सूरत आपका जो बंदरगाह है ये किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो कौन सी नदी? ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित है सूरत बंदरगाह। और इसके प्रधान उपनदी का नाम क्या है? इसके प्रधान उपनदी का नाम है पूर्णा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। और इस नदी को सूर्यमुखी कहा जाता है, सूर्यमुखी नदी इसको कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिए। अगला देखिए, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी, अच्छा ये तो आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? देखिए गंडक जो परियोजना है ये किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ये है आपके बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है। कौन सी परियोजना? गंडक परियोजना। और गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। और वर्ष 1959 ईस्वी के भारत नेपाल समझौते के तहत इससे नेपाल को भी लाभ मिलता है। तो ये ध्यान रखेंगे, 1959 के भारत नेपाल समझौते के तहत इससे नेपाल को भी लाभ मिलता है इस परियोजना से। और इस परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर हेड रेगुलेटर के नीचे बिहार के वाल्मीकि नगर में बैराज बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है। देखिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये किया गया है आपके नई दिल्ली में है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत मौसम विज्ञान
प्रेक्षण, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान का कार्यभार संभालने वाली सर्व प्रमुख एजेंसी है। और इस विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। और इस विभाग के द्वारा भारत से लेकर अंटार्कटिका भर में सैकड़ों प्रेक्षण स्टेशन चलाए जाते हैं। और मौसम विभाग की स्थापना सर्वप्रथम 1844 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? पुणे में इसकी स्थापना हुई थी। मौसम विभाग की स्थापना सर्वप्रथम 1844 ईस्वी में कहाँ पर? पुणे में हुई थी। और वर्ष 1875 ईस्वी में इसका नाम बदलकर मौसम सर्वेक्षण अनुसंधान रखा गया। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण कानून कब लागू हुआ था? देखिए, भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण जो कानून है ये लागू किया गया था वर्ष 1974 ईस्वी में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत सरकार ने जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 पारित किया था। और इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य जल निकायों को स्वच्छ बनाए रखना है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों की पुष्टि करने के लिए जल अधिनियम 1988 में संशोधन किया गया। ये ध्यान रखेंगे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों की पुष्टि करने के लिए जल अधिनियम में वर्ष 1988 में संशोधन किया गया। और जल अधिनियम के प्रावधान नदियों, अंतस्थलीय जल, भूजल और समुद्री या फिर ज्वारीय जल पर लागू होते हैं। किस किस पर यह अधिनियम लागू होता है ये भी आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जल अधिनियम के जो प्रावधान हैं ये नदियों, इसके अलावा स्थलीय जल जो होते हैं, और भूजल, इसके अलावा समुद्री या फिर ज्वारीय जल पर यह जो अधिनियम है ये लागू होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, सप्तपर्णी गुफा स्थित है। सप्तपर्णी जो गुफा है आपका ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है राजगृह में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सप्तपर्णी गुफा राजगीर की एक पहाड़ी में स्थित गुफा है। और प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में स्थित सप्तपर्णी गुफा में 483 ईस्वी पूर्व में संपन्न हुई थी। ये ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको सप्तपर्णी कर लीजिएगा, ऊपर से रॉ भी लगेगा। सप्तपर्णी गुफा है इसका करेक्ट नेम। तो प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी प्रथम बौद्ध संगति। तो प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह स्थित सप्तपर्णी गुफा में कहाँ पर हुई थी? सप्तपर्णी गुफा जो है यहीं पर हुई थी आपकी प्रथम बौद्ध संगति। तो आपसे पूछा जाए तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम बौद्ध संगति का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया था, तो राजगृह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप से ऑप्शन में सप्तपर्णी गुफा दिया है तो आपका सप्तपर्णी गुफा करेक्ट हो जाएगा। तो सप्तपर्णी गुफा में 483 ईस्वी पूर्व में यह संगति संपन्न हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इस संगति में बुद्ध के उपदेशों को दो पिटकों, कौन कौन से? एक तो विनय पिटक और दूसरा है सुत्त पिटक में विभाजित किया गया था। ये ध्यान रखेंगे, यह जो संगति हुई थी इसमें बुद्ध के उपदेशों को कितने पिटकों में विभाजित किया गया था? दो पिटकों में विभाजित किया गया था। एक पिटक कौन सा था? विनय पिटक, दूसरा था सुत्त पिटक। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और सप्तपर्णी गुफा जो है ये आपके राजगृह में स्थित है। अगला देखिएगा, गेंदवा मेला किस गांव में लगता है? देखिए, गेंदवा जो मेला है ना ये आपके कहाँ पर? नेटवाड़ गाँव में लगता है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को सेशन आज का पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। डेली आपको ये सेशन रात को 8 बजे प्रोवाइड कराया जाता है जो कि आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर कोई भी उत्तराखंड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये
सेशन इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और सुबह 10 बजे आपको डेली हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी की क्लास मिल रही है। एक दिन आपको हिस्ट्री की मिलती है, एक दिन पॉलिटी और एक दिन ज्योग्राफी। तो आप सभी लोग सुबह 10 बजे वाली क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्लास है आपके आगामी सभी एग्ज़ाम के लिए। आज सुबह आपको ज्योग्राफी की क्लास प्रोवाइड कराई गई थी। जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर विजिट करके आप सभी लोग देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वो सीरीज़ है, टॉपिक वाइज वहाँ पर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आप सभी लोग देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। देखिए, गेदवा मेले की बात करें तो ये कहाँ पर, किस गांव में, नेटवाड़ गांव में लगता है। गेदवा मेला पुरोला उत्तरकाशी के नेटवाड़ गांव में लगता है। और गेदवा के खेल में सिंगतुर पट्टी के जो लोग होते हैं, सिंगतुर पट्टी के 2 गांव 2 धड़ों में विभक्त हो जाते हैं। सिंगतुर यहाँ पे एक पट्टी है, तो यहाँ दो गांव 2 धड़ों में विभक्त हो जाता है, 2 भागों में ये बढ़ जाता है। और मकर संक्रांति के अवसर पर 2 धड़ों के बीच गेंदवा खेल खेला जाता है। तो गेंदवा खेल इस मेले में खेला जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो यह मेला कहाँ पर, पुरोला उत्तरकाशी के नेटवाड़ गांव में इसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ताड़केश्वर महादेव मेला किस जनपद में लगता है। देखिए, ताड़केश्वर महादेव मेले की बात करें तो ये कहाँ पर, आपके पौड़ी जनपद में इसका आयोजन किया जाता है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ताड़केश्वर महादेव मेला ये पौड़ी के लेंस डाउन के पास लगता है। और इसके अलावा देखिए, पौड़ी में कोई कुछ और मेले भी लगते हैं। एक तो है आपका भुवनेश्वरी का मेला लगता है आपके पौड़ी में ही। इसके अलावा नीलकंठ का मेला भी यहीं पे लगता है। नीलकंठ का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है, पूछा जाए तो ये दोनों ही मेले आपके कहाँ पर, पौड़ी गढ़वाल में लगते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त करता है। देखिए, प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा घनानंद पांडे। देखिए, प्रथम पद्म भूषण प्राप्त करता है घनानंद पांडे। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। घनानंद पांडे जो हैं ये अल्मोड़ा निवासी हैं। ध्यान रखिएगा, कहाँ के निवासी हैं, अल्मोड़ा के निवासी हैं। और ये राज्य में प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें पद्म विभूषण मिला है। इन्हें किस क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है, ये भी पूछा जा सकता है। तो विज्ञान के क्षेत्र में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और प्रथम पद्म विभूषण ये प्राप्त करता है। और कब मिला इनको, वर्ष 1969 ईस्वी में घनानंद पांडे को वर्ष 1969 ईस्वी में पद्म विभूषण पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में इनको मिला था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं था। तो आपको बताना है, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं है। तो देखिए, गोविंद वल्लभ पंत ये स्वतंत्रता सेनानी थे, महावीर त्यागी थे, गौरा देवी नहीं थी। देखिए, ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, गौरा देवी स्वतंत्रता सेनानी नहीं थी। गौरा देवी की बात करें तो ये चमोली के रैणी गांव में 1974 ईस्वी में, चमोली के रैणी गांव में 1974 ईस्वी को हुए चिपको आंदोलन की ये सूत्रकर्ता थी। कौन, गौरा देवी। और गौरा देवी को नवंबर 1986 ईस्वी में वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और वर्ष 1972 ईस्वी में गौरा देवी जो है ये महिला मंगल दल की अध्यक्ष बनी थी। अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्र बदनी मेला किस जनपद में लगता है। चंद्र बदनी जो मेला है इसका आयोजन कहाँ पर लगता है, कहाँ पर किया जाता है, किस जनपद में। जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में। और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को आप सभी लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। जल्दी से कमेंट कीजिए चंद्र बदनी मेला कहाँ पर लगता है। आप सभी का सपोर्ट बहुत ज़रूरी रहता है हमारे लिए। आप सभी लोग कमेंट जरूर किया कीजिए। आज की ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इसके अलावा लाइक कीजिए इस सेशन को और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, चंद्र बदनी मेले की बात करें तो ये कहाँ पर लगता है, टिहरी जनपद में इसका आयोजन किया जाता है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चंद्र बदनी मंदिर टिहरी में चंद्र पर्वत पर स्थित है।
चंद्रबदनी मेला और चंद्रबदनी मंदिर जो है वो भी आपके यहीं पर है टिहरी में। तो चंद्रबदनी मंदिर में ही चंद्रबदनी का मेला आयोजित किया जाता है। और किस पर्वत पर यह मंदिर स्थित है ये भी पूछा जा सकता है। तो किस पर्वत पर? चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है आपका चंद्रबदनी मेला और यहीं पर यह मेला लगता है। कौन सा मेला? चंद्रबदनी मेला। चंद्रबदनी मंदिर में ही चंद्रबदनी मेले का आयोजन किया जाता है। और स्कंद पुराण में चंद्रबदनी मंदिर को क्या कहा जाता है? भुवनेश्वरी पीठ। भुवनेश्वरी पीठ, भुवनेश्वरी पीठ कहा जाता है स्कंद पुराण में। और इस मंदिर में पशु बलि प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। तो चंद्रबदनी जो मंदिर है तो इस मंदिर में पशु बलि प्रथा को समाप्त करने का श्रेय दिया जाता है किसको? स्वामी मनमंथन को। स्वामी मंथन को दिया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आज का ये सेशन आपको पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।